बैठे, प्लीज बैठे, प्लीज प्लीज, मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज प्लीज बैठे, प्लीज बैठिए, प्लीज प्लीज बैठिए। सबसे पहले तो आपका आभार कि इस महत्वपूर्ण विषय पे आपने एक दिन का सदन बुलाया। श्रीमान, आज जब सत्रारंभ हुआ और वंदे कहा कि साहब ये जो विषय है ये केंद्र से संबंधित है, राज्य का इसमें कोई अधिकार नहीं, कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, लिहाजा ये चर्चा ही नहीं होना चाहिए, ऐसा माननीय माता बाबा ने कहा। माननीय नेता सदन आदरणीय महाराज जी ने स्पष्ट किया कि ये महिला विधेयक या उनके आरक्षण पे वार्ता नहीं, महिला सशक्तिकरण पे वार्ता हो रही है। हम अपने समाज में, अपने देश में महिला को सशक्त करना चाहते हैं, सक्षम करना चाहते हैं, इस ओर ये हमारा प्रयास है। इससे जाकर के स्थितियां कुछ सामान्य हुई, आम व्यक्ति के समझ में आए, और आम व्यक्ति हम इसलिए कह रहे हैं कि ये कार्रवाई पूरे प्रदेश में, पूरे देश में देखी जा रही है। अच्छा, लोग थोड़ा भ्रमित हो जाते हैं इसमें। अब लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा है कि डिलिमिटेशन पे बात हो रही है कि महिला आरक्षण पे बात हो रही है, हो क्या रहा है, किस दल की क्या भावनाएं हैं। इस चीज़ को स्पष्ट करने का एक छोटा सा प्रयास हम ये अवश्य करना चाहेंगे माननीय अध्यक्ष जी कि आपातकाल के समय 1976 में इंदिरा गांधी ने लोकसभा की सीटें 543 ही रहेंगी, इसको फ्रीज कर दिया। ये संख्या अब बढ़ाई नहीं जा सकती है। ये आपातकाल के समय जब लोकतंत्र खतरे में था तब इंदिरा जी ने ये ले आए और 543 वो संख्या फ्रीज हो गई। अब 2011 के बाद जनगणना नहीं हुई है। ये सीधी सी बात है कि जितनी जनता उतने जनप्रतिनिधि, उसी अनुपात में। जनसंख्या श्रीमन अभी विचाराधीन है। 2011 के बाद अभी तक सेंसस नहीं हुआ, जनगणना नहीं हुई। वो 1 मार्च 27 को पूरी होगी। अभी पिछले दिनों हम लोगों ने जो देखा कि नारी वंदन तो 2023 में आदरणीय मोदी जी ले आए थे, लेकिन अभी हालिया जो सदन में बैठक 17 अप्रैल को हुई, उसमें लोगों को ये आशा थी कि अब ये बात आगे बढ़ेगी। ऐसा नहीं है कि भाजपा के नेताओं को ये पता नहीं है कि हम अकेले इस बिल को पास करा पाएंगे या नहीं, लेकिन आशा रही होगी कि इस कार्य में सभी दल सहयोग करेंगे। और करवा दीजिए, ये लागू हो जाए और इसमें डिलिमिटेशन भी का भी प्राविधान है कि जितनी संख्या हमारी जनसंख्या बढ़ रही है उस हिसाब से लोकसभा की, उस हिसाब से विधानसभा की सीटें भी बढ़नी चाहिए। श्रीमान, अगर नारी सशक्तिकरण का, नारी सम्मान की बात की जाए, भारतवर्ष में हम सभी लोगों का जन्म हुआ है। हमारे डीएनए में, हमारे धर्म में, हमारे विचारों में, हमारी आस्था में आदिशक्ति देवी माँ को ही माना गया है। आज वीरता की बात करें तो माँ काली का ध्यान आता है। विद्या की बात करें तो विद्या की देवी माँ शारदा है। वैभव की बात करें तो माँ लक्ष्मी की कृपा से वैभव और ऐश्वर्य होता है। ये जीवन के 3 प्रमुख क्षेत्र हैं जो देवी माँ की अनुकंपा से ही पूरे होते हैं। उसके बाद अगर वैदिक काल में चलते हैं तो अपाला, घोषा, गार्गी जैसी अनेक विदुषी स्त्रियां रही हैं जिन्होंने समाज में उस समय रोशनी भी दी, समाज को आगे भी ले गई। मध्यकालीन इतिहास में अगर हम आते हैं तो पुण्य श्लोका माँ अहिल्याबाई होलकर, रानी अब्बका हैं, रानी लक्ष्मीबाई हैं, वीरांगना उदा देवी पासी हैं, रानी अवंतीबाई लोधी, अनेक महिलाएं ऐसी हैं। और यही नहीं श्रीमन, महिला युद्ध के मोर्चे पर ही नहीं संघर्ष कर रही, वो घर में भी संघर्ष करती है। उसके जो सीमित संसाधन है उसमें कैसे घर चलाना है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। और उसके महत्व को कम नहीं किया जा सकता। गृहिणी का महत्व एक बहुत बड़ा महत्व है। इस महिला सशक्तिकरण को हम लोग सिर्फ राजनीति में ही या आरक्षण में इनकी संख्या बढ़ा दी जाए,
यहीं तक सीमित नहीं है। आज महिलाएं नए नए क्षेत्र में, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे साइंस हो, विज्ञान हो, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और वो देख करके हम सभी लोगों को गर्व भी होता है और प्रसन्नता भी होती है। अगर राजनीति में आरक्षण की बात करें तो मैं एक बात अवश्य चाहूँगा कि सभी माननीय सदस्य इस बात को ईमानदारी से सोचें, चिंतन करें इस पर। 1995 में आदरणीय नेताजी ने 73वां और 74वां संशोधन पंचायती राज एक्ट में लागू किया और उसके अंतर्गत 33% महिलाओं को पंचायत चुनाव में आरक्षण दिया गया। श्रीमान, हम सब लोग जानते हैं असली स्थिति क्या है। प्रधान जी का नाम नहीं पता है, प्रधान पति का नाम पता है। यहां तक कि प्रचार में भी प्रधान पति फला फला फला, इस तरह से। क्या पंचायती राज में महिला आरक्षण से महिलाओं की स्थिति बेहतर हुई है? इस पे अगर हम लोग चिंतन करें, बड़े गंभीर विषय है। आरोप प्रत्यारोप से ऊपर उठ करके हमको इस विषय में चिंतन करना होगा, इन स्थितियों को सुधारना होगा। हमारा अपना गांव का नाम है बेती, वहाँ श्रीमती तेरसी देवी प्रधान है। हम उनको पहचान नहीं सकते क्योंकि उनके पतिदेव श्री रामधनी पटेल ही पूरा काम देखते हैं। ऐसे बहुत से लोग होंगे, आप प्रधान पति को तो पहचानते होंगे, लेकिन असली प्रधान शायद आपके सामने आ जाए आपके विधानसभा क्षेत्र के, तो शायद हम सब लोग महिलाओं को न पहचान पाएं। उनकी स्थितियां जहां की तहां हैं। और मैं ये कह सकता हूं ईमानदारी से कि उससे कोई महिला उत्थान नहीं हुआ है। श्रीमान, आज इस विधानसभा में विपक्ष में, सत्ता पक्ष में जो माननीय विधायिका जी लोग हैं, जो महिलाएं जीत के आई हैं, उनके जज्बे को सलाम, उनकी काबिलियत को प्रणाम। और इसलिए कि आप लोग बिना किसी आरक्षण के, और जितनी लोग भी आप लोग आए हैं, आप सब पुरुष को पटकनी दे के आए हैं। सब पुरुषों को पटक के आप लोग यहां तक पहुंची हैं। क्षमता आपके अंदर है, लेकिन सामाजिक सामंजस्य बनाना भी हम सब लोगों का दायित्व है। श्रीमान, इस विषय में यह है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये मनोविनोद में ये बात कर रहे हैं श्रीमान, कि ऐसा ना हो जाए कि 15-20 साल बाद फिर पता चला कि पुरुषों के लिए एक विशेष सत्र बुलाना, बेटी बचाओ की जगह बेटा बचाओ हो जाए। पुरुष सशक्तिकरण सदन एक दिन पे पुरुषों। अब देखे माननीय अध्यक्ष जी ने कृपा पूर्वक कल कार्य मंत्रणा के बाद आपने ये इच्छा व्यक्त करी कि आज आपके अंदर रहने पर, आपके पीठ पर न रहने पर सारी जो अधिष्ठाता मंडली है वो माननीय महिला विधायक ही बैठेंगी। वो हुआ देख रहे हैं, यही सब है सशक्तिकरण। और आज अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो श्रीमान, आज उत्तर प्रदेश की बेटियां, उत्तर प्रदेश की महिला न सिर्फ सक्षम है बल्कि सुरक्षित भी है। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने निर्भीक उन पे बुरी नजर डालने वाला या उनको कोई क्षति पहुंचाने वाला, उसको अनेक ऐसे उदाहरण है कि उनका क्या हश्र हुआ है। तो श्रीमान, मैं तो हमेशा कहता हूं कि इसके पहले कि आप कोई इशारा करें कि बैठ जाएं, और प्रयास दूसरा ये भी रहता है कि कही हुई बात को दोबारा दोहराना न पड़े। 1 मार्च 27 को जनगणना पूर्ण होने की बात कही जा रही है। उसके बाद क्योंकि हमारी आबादी भी बढ़ी है, एक विधायक के रूप में हमारी क्षमता, हमारी शारीरिक क्षमता, हमारी मानसिक क्षमता सीमित है। आबादी उसकी तुलना में कई गुना बढ़ी और अधिक जनप्रतिनिधियों की आवश्यकता है। और पुरुष की सहृदयता तो श्रीमान इसी में देख लीजिए कि अधिकांश पुरुष हैं, सब इधर भी उधर भी बैठे हैं। किसी को नहीं पता कि ये लागू हो जाएगा तो 33% में किसका गला कटेगा। लेकिन इसके बावजूद हम लोग इसमें प्रयासरत हैं कि होना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ सीटें भी बढ़ें और एक सामंजस्य रहे, क्योंकि संविधान की इच्छा है कि लैंगिक भेदभाव न हो, दोनों को बराबर का अधिकार रहे। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः
आपका आभार श्रीमान कि आपने बोलने का अवसर दिया, और आशा करते हैं कि इसके बाद में जो माननीय वक्ता बोलें वो विषय पे बोलें, और आने वाले दिनों में शीघ्र ही इसको हम प्रत्यक्ष रूप से इसको होते हुए देखें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ श्रीमान बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। श्री तूफानी सरोज। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मुझे अवसर दिया। सुबह से पक्ष विपक्ष सभी लोगों की बातें बहुत ही गंभीर से सुना।